नमस्कार और स्वागत है सुन लो यूपीएससी पर। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, 20वीं सदी, वो सदी जब दुनिया का नक्शा आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल। सदियों पुराने साम्राज्य जो इतने मजबूत लगते थे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। और दर्जनों नए राष्ट्रों ने जन्म लिया। ये कहानी है गुलामी की जंजीरों के टूटने की, आज़ादी के संघर्ष की। जिसे हम जानते हैं डीकोलोनाइजेशन या हिंदी में कहें तो विनिवेशीकरण के नाम से। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास की इसी बेहद महत्वपूर्ण इकाई यूनिट 13 डीकोलोनाइजेशन का परत दर परत विश्लेषण करने जा रहे हैं। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है ना? विश्व इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब से जुड़ा है ये। एकदम। और इस चर्चा से श्रोताओं को ये समझने में मदद मिलेगी कि विनिवेशीकरण का सही मतलब क्या है, ये कितने तरह का होता है। अच्छा। इसे समझने के अलग-अलग ऐतिहासिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है, ये प्रक्रिया दुनिया भर में कैसे फैली, और खास तौर पर दो बड़ी ताकतों फ्रांस और ब्रिटेन का रवैया कैसे अलग था। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की आज़ादी इस बड़ी कहानी में कहाँ फिट होती है। हम हर पहलू को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय विनिवेशीकरण को समझना। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, सरल शब्दों में अगर कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत जो पूर्व उपनिवेश थे, मतलब फॉर्मर कॉलोनीज, हाँ, वो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट्स बने। ये 20वीं सदी की एक निर्णायक घटना थी, बहुत बड़ी घटना। लेकिन क्या ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण था, जैसे चाबियां एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दी, बस इतना ही? नहीं, यहीं पर इतिहास लेखन मतलब हिस्टोरियोग्राफी में दो मुख्य विचार सामने आते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला विचार इसे साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा धीरे धीरे नियंत्रण छोड़ना मानता है। जैसे कोई पतंग कट जाने पर डोर समेट लेता है ना, उसे कहते हैं डिसइंटेंगलमेंट। लेकिन दूसरा विचार जो ज्यादा स्वीकृत है, ज्यादा माना जाता है, वो इसे उपनिवेशित लोगों के सक्रिय संघर्ष मतलब प्रोएक्टिव प्रोसेस का परिणाम मानता है। यानी लोगों की अपनी लड़ाई। हाँ, जिसमें जन राष्ट्रवाद मास नेशनलिज्म ने औपनिवेशिक शक्ति को कमजोर कर दिया। तो हम यहाँ दूसरे अर्थ में ही विनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी स्वतंत्रता के लिए औपनिवेशिक लोगों का संघर्ष। समझिए, तो ये संघर्ष पर आधारित परिभाषा है। अच्छा, ये डीकोलोनाइजेशन शब्द आया कहाँ से, किसने इस्तेमाल किया पहली बार? माना जाता है कि ये शब्द 1932 में एक जर्मन विद्वान थे, मॉरिट्स जूलियस बॉन। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज में गढ़ा था। मॉरिट्स जूलियस बॉन। अच्छा जी। मॉरिट्स जूलियस बॉन में मोरिट्स जूलियस बॉन। और इसकी कोई आधुनिक परिभाषा? हाँ, हाल की एक परिभाषा है स्प्रिंग हॉल की 2001 की। वो इसे गैर यूरोपीय लोगों पर बाहरी राजनीतिक संप्रभुता का समर्पण मतलब सरेंडर ऑफ एक्सटर्नल पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, ठीक है, और उन स्वतंत्र क्षेत्रों का उदय यानी इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बताती है जहां पहले पश्चिम का शासन था। यानी आसान शब्दों में साम्राज्य से राष्ट्र राज्य तक सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम एम्पायर टू नेशन स्टेट। बिल्कुल। तो क्या दुनिया में हर जगह आजादी एक ही तरीके से मिली या इसमें भी प्रकार थे? नहीं, प्रक्रिया काफी अलग अलग रही है। मोटे तौर पर अगर देखें तो 4 प्रकार पहचाने जा सकते हैं। 4 तरह के कौन कौन से? पहला है श्वेत बसे हुए उपनिवेशों के लिए स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट फॉर व्हाइट सेटलर कॉलोनीज, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ यूरोपीय मूल के लोगों ने ही अपनी सरकार बना ली, मतलब सत्ता गोरों से गोरों के हाथ में ही गई, पर वो स्थानीय गोरे थे। अच्छा, समझ गया। और दूसरा है साम्राज्य का औपचारिक अंत और उसके बाद स्वतंत्र शासन, फॉर्मल एंड टू एम्पायर फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट रूल, जैसे भारत। हाँ, अपना देश जी। ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि पैटर्न था, और आज हमारी चर्चा का मुख्य फोकस यही रहेगा। ये सबसे क्लासिक केस माना जाता है। ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा था? तीसरा था औपचारिक साम्राज्य की जगह अनौपचारिक साम्राज्य या नव उपनिवेशवाद, मतलब फॉर्मल एम्पायर रिप्लेस्ड बाय इनफॉर्मल एम्पायर और नियो कॉलोनियलिज्म। नव उपनिवेशवाद, ये क्या होता है? इसमें देश कागज पर तो आजाद हो गए, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र दिखते हैं, पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण अब भी बाहरी ताकतों का बना रहता है।
परोक्ष नियंत्रण आप कह सकते हैं। अच्छा, जैसे लैटिन अमेरिका में हुआ शायद। हाँ बिल्कुल, लैटिन अमेरिका इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और चौथा प्रकार? चौथा है केवल साम्राज्यवादी शासकों का बदलना। मेरे चेंज ऑफ इंपीरियल मास्टर्स। हाँ मतलब एक गया तो दूसरा आ गया। हाँ, जैसे इंडो चाइना में हुआ, फ्रांसीसी गए तो अमेरिका आ गया। एक मालिक की जगह दूसरा मालिक। स्वतंत्रता तो मिली ही नहीं असल में। समझ गया। तो हम आज मुख्य रूप से दूसरे प्रकार पर, यानी भारत जैसे देशों की पूर्ण स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी हाँ, क्योंकि यही सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण पैटर्न था। अब सवाल ये उठता है कि इतिहासकार इस पूरी प्रक्रिया को समझाते कैसे हैं? विनिवेशीकरण क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे? जाहिर है अलग अलग मत होंगे इस पर। बिल्कुल। विनिवेशीकरण की व्याख्याओं को मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोणों में बांटा गया है। 3 दृष्टिकोण जी। कौन से हैं वो? पहला है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, द नेशनलिस्ट अप्रोच। हम्म दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ दृष्टिकोण, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट अप्रोच। ठीक है। और तीसरा है घरेलू बाधाओं का दृष्टिकोण, डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स अप्रोच, जिसे मेट्रोपॉलिटन दृष्टिकोण भी कहते हैं। अच्छा, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इसके तो नाम से ही लग रहा है कि ये आजादी की लड़ाई को श्रेय देता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वदेशी प्रतिरोध मतलब इंडिजिनस रेजिस्टेंस और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, एंटी इंपेरियलिस्ट स्ट्रगल ही स्वतंत्रता का मुख्य कारण थे। मतलब लोगों का अपना संघर्ष। हाँ, डीए लो जैसे विद्वान मानते हैं कि साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन ही प्राथमिक कारक थे, प्राइमरी फैक्टर थे। उनके अनुसार औपनिवेशिक शक्ति की प्रतिक्रिया ने केवल टकराव की प्रकृति को प्रभावित किया, परिणाम को नहीं। मतलब नतीजा तो आजादी ही होना था। अच्छा। राष्ट्रवादियों का मानना है कि उपनिवेशित लोगों के प्रतिरोध आंदोलनों ने ही विनिवेशीकरण की गति मतलब पेस तय की। कैसे? जब उन समूहों ने औपनिवेशिक शासन से अपना समर्थन वापस ले लिया जो उसे बनाए रखने में मदद करते थे, और ऐसा अक्सर राष्ट्रवादी दबाव या प्रभाव में होता था, तो शासन चलाना असंभव हो गया, अनवायबल हो गया। मतलब जो लोग पहले अंग्रेजों का साथ देते थे, जब वो भी राष्ट्रवादियों के साथ हो गए तो अंग्रेजों के लिए टिकना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। मतलब जो अंग्रेज दिखाते थे कि सब कुछ बड़े व्यवस्थित तरीके से हुआ, एक प्लान के तहत वो गए, वो सच नहीं था। हाँ, यही सवाल है। जॉन डार्विन इसी तरफ इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि ये साम्राज्य से कोई योजनाबद्ध वापसी नहीं थी, प्लान्ड विड्रॉल नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि यह साम्राज्य की स्थिति का लगातार और अपरिवर्तनीय क्षरण था, इररिवर्सिबल इरोजन ऑफ पोजीशन। जबकि साम्राज्यवादी शक्तियां किसी न किसी तरह, कभी समझौते से कभी दमन से सत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अच्छा, मतलब वो अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। एकदम। भारत का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? भारत में 1930 के दशक से यही दुविधा दिखी। ब्रिटिश नीतियां दमन और समझौते के बीच झूलती रहीं, कभी सख्ती कभी नरमी। हाँ, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ये देखा था। बिल्कुल। और इसका अधिकारियों पर डीमोरलाइजिंग प्रभाव पड़ा। सोचिए, जिन अधिकारियों ने 1930 से 34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में डाला, हाँ, उन्हें ही 1937-39 में प्रांतीय मंत्रालयों के गठन के दौरान उन्हीं नेताओं के अधीन काम करना पड़ा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी अजीब स्थिति रही होगी उनके लिए। बहुत अजीब, अपमानजनक भी। यही कश्मकश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और 1946 के प्रांतीय चुनावों के बीच भी रही। तब क्या हुआ? अधिकारियों को डर सता रहा था कि जिन नेताओं को उन्होंने युद्ध के वर्षों में, खासकर 1942 के विद्रोह को कुचलने के लिए कठोर दंड दिया था, वे जल्द ही 1946 में प्रांतों में उनके राजनीतिक बॉस बन जाएंगे। मतलब सिर पे आके बैठ जाएंगे। हाँ, तो उनका मनोबल गिरना तो लाजमी था। संक्षेप में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का सार यह है कि एक सशक्त राष्ट्रवाद का विकास और वृद्धि ही लगभग हमेशा औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रगति का मुख्य चालक, प्रिंसिपल प्रोपेलेंट था। हाँ, ये दृष्टिकोण कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नई विश्व व्यवस्था बनी, उसमें साम्राज्य टिक ही नहीं सकते थे। उनका समय खत्म हो गया था। क्यों? ऐसा क्या बदल गया था? जॉन डार्विन ने लिखा कि शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के युग में औपनिवेशिक साम्राज्य युद्ध पूर्व युग के विचित्र अवशेष यानी क्वेंट सर्वाइवर्स जैसे लगते थे, जिन्हें जल्दी से खत्म कर देना था, कहीं ऐसा न हो कि वे महाशक्तियों की उथल-पुथल भरी लहरों में टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मतलब पुराने जमाने की चीज लगने लगे थे। हाँ, इस बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल के कुछ संकेत भी थे,
जैसे युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर जारी किया था। अटलांटिक चार्टर, हाँ, सुना है इसके बारे में। जिसमें औपनिवेशिक लोगों की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। हालांकि बाद में चर्चिल ने कहा कि ये भारत पर लागू नहीं होता। अच्छा, फिर 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का घोषणा पत्र आया। उसमें क्या था? उसमें औपनिवेशिक शासन को मौलिक मानवाधिकारों का हनन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताकर कड़ी निंदा की गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा था। बिल्कुल। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका, उसका क्या असर हुआ? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा, खास तौर पर 1942 में सिंगापुर का पतन। हाँ, वो तो बड़ी हार थी अंग्रेजों के लिए। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट गई, इसने यूरोपीय अजेयता के मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी को चकनाचूर कर दिया। एशिया के लोगों ने देखा कि यूरोपीय शक्तियों को हराया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा। बिल्कुल। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विनिवेशीकरण केवल द्वितीय विश्व युद्ध का अनिवार्य परिणाम नहीं था। ऐसा नहीं कि युद्ध हुआ तो आजादी मिलनी ही थी। लेकिन पेस तेज कर दी। अच्छा, और जो नई महाशक्तियां उभरी, अमेरिका और सोवियत संघ, उनका क्या रोल था? हाँ, यह दृष्टिकोण दो नई उभरती महाशक्तियों अमेरिका यूएस और सोवियत संघ यूएसएसआर के पुराने ढंग के साम्राज्यवाद ओल्ड स्टाइल इंपीरियलिज्म के विरोध को भी एक बड़ा कारक मानता है। क्यों? वो क्यों विरोध कर रहे थे? देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने साम्राज्यवादी देशों के अपने उपनिवेश बनाए रखने में इन दोनों नई शक्तियों का कोई सीधा हित नहीं था, बल्कि साम्राज्य के अंत से उन्हें लाभ था। लाभ कैसे? क्योंकि इससे वे एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव, इन्फ्लुएंस स्थापित कर सकते थे, अपने खेमे में ला सकते थे। अच्छा, मतलब पुरानी ताकतों की जगह वो लेना चाहते थे। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। जैसे अमेरिका ने इंडो चाइना में फ्रांस की जगह ले ली, कोरिया में जापान की जगह ले ली। और भारत के पड़ोस में? और ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी राज्यों में से एक पाकिस्तान में ब्रिटेन की जगह ले ली। जी। इसे ही नव उपनिवेशवाद, नियो कोलोनियलिज्म कहते हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ। दूसरी ओर यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप, क्यूबा, मोज़म्बिक आदि देशों के साथ लगभग उपनिवेशों जैसा व्यवहार किया। सोवियत संघ ने भी। हाँ, जिसे पश्चिमी शीत योद्धाओं, वेस्टर्न कोल्ड वॉरियर्स ने समाजवादी साम्राज्यवाद या सोशलिस्ट इंपीरियलिज्म का नाम दिया। सोशलिस्ट इंपीरियलिज्म, ये शब्द समाजवादियों को बहुत चुभता था, क्योंकि उनके लिए तो साम्राज्यवाद शब्द ही घृणित था। ये तो विडंबना है। बिल्कुल। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का दृष्टिकोण। जी। अब तीसरा दृष्टिकोण है घरेलू बाधाएं, यानी मेट्रोपॉलिटन दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि समस्या कॉलोनी में नहीं, बल्कि मातृ देश, मदर कंट्री में ही थी, साम्राज्यवादी देश में। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उपनिवेश धीरे धीरे मातृ देश के लिए बोझ, बर्डन बन गए। बर्डन। लेकिन पहले तो वो फायदे का सौदा थे। हाँ, एक समय था जब उपनिवेश सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, proverbial goose which laid golden eggs, माने जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन पर पैसा और सैनिक खर्च करना घाटे का सौदा लगने लगा। अच्छा। हॉलैंड नाम के विद्वान के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशवाद मेट्रोपोल की परिचालन आवश्यकताओं के लिए अकार्यशील हो गया था, मतलब डिसफंक्शनल टू द ऑपरेशनल नेसेसिटीज ऑफ द मेट्रोपोल। मतलब अब वो ब्रिटेन के काम नहीं आ रहे थे, बल्कि मुसीबत बन रहे थे। हाँ, इस व्याख्या के अनुसार साम्राज्य का अंत एक राजनीतिक विकल्प था, पॉलिटिकल चॉइस था, जो घरेलू बाधाओं, डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स और राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट के दबाव में लिया गया। किस तरह की बाधाएं? जब उपनिवेश आर्थिक, सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ज्यादा परेशानी, न्यूसेंस देने लगे, तो मातृ देश की शासन करने की इच्छा, विल टू रूल, ढीली पड़ गई, उनका मन उचटने लगा। इसमें गैलेगर और सील जैसे इतिहासकार क्या कहते हैं? वो तो साम्राज्यवादी परंपरा के माने जाते हैं। हाँ, जॉन गैलेगर और अनिल सील, उन्होंने तर्क दिया कि भारत में ब्रिटिश शाही हित, इंपीरियल इंटरेस्ट्स कम हो रहे थे। कैसे? उनके अनुसार भारत अब रक्षा, वाणिज्य या वित्त के क्षेत्र में शाही हितों को पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि एक देनदारी, लायबिलिटी बन गई थी। और उन्होंने ये भी दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत की रक्षा जरूरतों का बिल चुकाया था। हाँ, उन्होंने ये दावा किया।
लेकिन इस दावे का खंडन भी हुआ है। किसने किया? आदित्य मुखर्जी ने। उन्होंने निर्णायक रूप से इसका खंडन किया है। अच्छा, उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने दर्शाया है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश शाही नियंत्रण वास्तव में काफी तेज हो गया था, इंटेंसिफाइड हो गया था, और भारत का आर्थिक शोषण कई गुना बढ़ गया था, इंक्रीज्ड मैनिफोल्ड। अरे, मतलब उल्टा हुआ। हाँ, मुद्रा हेरफेर, करेंसी मैनिपुलेशंस, जबरन ऋण, फोर्स्ड लोन्स, बड़े सैन्य व्यय और कई अन्य एक तरफा हस्तांतरणों के माध्यम से अधिशेष का और भी अधिक और खुले तौर पर विनियोग किया गया। अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस, यानी कॉलोनी ने भुगतान करना बंद नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा निचोड़ा गया। बाप रे, तो गैलेगर और सील का तर्क तो गलत साबित हुआ। आदित्य मुखर्जी के काम के हिसाब से तो बिल्कुल। तो बीआर टॉमलिंसन का क्या मत है इस पर? टॉमलिंसन उस सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि विनिवेशीकरण केवल औपचारिक साम्राज्य को अनौपचारिक इनफॉर्मल बनाने की एक तकनीक थी, ताकि ब्रिटेन को अधिकतम लाभ मिले। तो वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन और विश्व अर्थव्यवस्था में बदलाव के अलावा एक भारतीय कोण भी था, लेकिन उनके विचार में राष्ट्रवादी दबाव नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपने विषयों पर लगाए गए लगातार बढ़ते वित्तीय बोझ, एवर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन से उपजा असंतोष था। मतलब लोग टैक्स और आर्थिक बोझ से परेशान थे। अच्छा, और युद्ध के बाद ब्रिटेन की अपनी क्या हालत थी? क्या वो साम्राज्य संभालने की स्थिति में था? बिल्कुल नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट, सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में था। देश टूट चुका था एक तरह से। हाँ, युद्ध का असर तो हुआ ही होगा। युद्ध से थकी हारी ब्रिटिश जनता साम्राज्य से जल्द और बिना किसी दर्द के छुटकारा पाना चाहती थी। गेट रिड ऑफ एम्पायर एज क्विकली एंड पेनलेसली एज पॉसिबल। मतलब आम लोग भी अब साम्राज्य नहीं चाहते थे। हाँ, उनके लिए अपनी जरूरतें ज्यादा जरूरी थी। आरजे मोर की किताब का शीर्षक ही यही सुझाव देता है, एस्केप फ्रॉम एम्पायर, साम्राज्य से पलायन। दिलचस्प। एक और महत्वपूर्ण घरेलू कारक था युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का विस्तार। वेलफेयर स्टेट, उसका क्या संबंध? जब सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म प्राथमिकता बन गए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, तो साम्राज्य को संसाधनों की बर्बादी, ड्रेन ऑन रिसोर्सेज के रूप में देखा जाने लगा। पैसा घर पर खर्च करना था, कॉलोनी में नहीं। सही बात है। ऐसे राजनेता लोकप्रिय हो गए जो साम्राज्य से हटने के पक्ष में थे। और ये कोई संयोग नहीं था कि ब्रिटिश जनता ने 1945 में लेबर पार्टी को चुना, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री चर्चिल ने उन्हें अभी युद्ध जिताया था। हाँ, लेकिन लोगों को लगा कि युद्ध तो जीत लिया, अब देश का पुनर्निर्माण करना है और उसके लिए लेबर पार्टी बेहतर है। नई समझ ये थी कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेबर पार्टी उपयुक्त है। समझ गया। एक और घरेलू बाधा का जिक्र आता है, विद्रोहों को दबाने में अक्षमता। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। चाहे वो पैलेस्टाइन हो, मलाया, केन्या, साइप्रस या अदन, उपनिवेशों में लगातार विद्रोह हो रहे थे और उन्हें दबाना मुश्किल हो रहा था। हाँ, उन्हें दबाना अब व्यवहारिक नहीं रह गया था, वायबल नहीं था, महंगा भी था और नैतिक रूप से भी सवाल उठ रहे थे। प्रधानमंत्री एटली ने भी शायद यही कहा था भारत के बारे में। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर एटली, प्रधानमंत्री एटली ने 1946 में भारत में ब्रिटिश सत्ता को फिर से स्थापित करने के प्रयास के खिलाफ यही तर्क दिया था। क्या तर्क थे उनके? उनके नोट में कई बिंदु थे। पहला, दुनिया भर में प्रतिबद्धताओं के कारण सैन्य बल की कमी थी, ब्रिटेन के पास अब उतनी फौज नहीं बची थी। ठीक। दूसरा, लेबर पार्टी के भीतर ही जनमत इसके खिलाफ था कि भारत पर जबरदस्ती कब्जा बनाए रखा जाए। अच्छा, पार्टी का अंदर ही विरोध था। तीसरा, भारतीय सैनिकों की वफादारी पर अब शक था और ब्रिटिश सैनिक भी अब भारत में लड़ने को तैयार नहीं थे, वो थक चुके थे। हाँ, ये तुमने पहले भी बात की। चौथा, विश्व जनमत और यूएनओ का दबाव था। और पांचवां, ऐसी दमनकारी नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी, मतलब अफसर और कर्मचारी भी नहीं थे। आईसीएस कमजोर हो चुका था। तो इटली का साफ मानना था कि अब भारत पर कब्जा बनाए रखना संभव नहीं है। जी हाँ, लेकिन क्या ये तर्क कि दमन की लागत बहुत अधिक हो गई थी, कॉस्ट्स ऑफ कोर्जन बिकेम टू हाई, पूरी तरह सही है? इस पर भी सवाल उठते हैं। क्यों? क्या समस्या है इस तर्क में? इसमें कई समस्या हैं। पहली बात तो ये कि इतिहास दिखाता है कि वास्तव में कई बार बहुत अधिक लागतें सहन की गई थीं। फ्रांस ने वियतनाम और अल्जीरिया में भारी कीमत चुकाई। ब्रिटेन ने भी मलाया और केन्या में काफी संसाधन झोंके। हाँ, ये बात तो है।
और इस दृष्टिकोण की एक बड़ी समस्या यह है कि यह विनिवेशीकरण के कारणों को उपनिवेश कॉलोनी में खोजने के बजाय महानगर मेट्रोपोलिस में खोजता है। मतलब सारा ध्यान लंदन या पेरिस पर है, दिल्ली या हनोई पर नहीं। बिल्कुल। इतिहासकार डेविड पॉटर तो यहाँ तक कहते हैं कि उपनिवेशवाद के अंत की व्याख्या पराधीन देश की सीमाओं के भीतर मिलने की संभावना नहीं है। इतिहासकार अब तक संतोषजनक ढंग से व्याख्या नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सीधे शब्दों में कहें तो वे सही जगह नहीं देख रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि इतिहासकार गलत जगह जवाब ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये दृष्टिकोण अत्यधिक यूरो केंद्रित यूरोसेंट्रिक है। यह उपनिवेशों में हुई शक्तिशाली राजनीतिक पहलों जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनको स्वीकार करने से इनकार करता है और स्वतंत्रता को केवल महानगरीय देशों के भीतर एक आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था, एक एडजस्टमेंट के रूप में देखता है। ये तो वाकई उपनिवेशों के संघर्ष को नजरअंदाज करने जैसा है। इसीलिए इस दृष्टिकोण की काफी आलोचना होती है। तो ये थे 3 मुख्य दृष्टिकोण। अब अगर हम पूरी 20वीं सदी को देखें तो क्या ये पूरा युग ही विनिवेशीकरण का था? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। 20वीं सदी को विनिवेशीकरण का युग कहा जा सकता है। सदी के अंत तक दुनिया अब यूरोप केंद्रित, यूरोसेंट्रिक नहीं रही। कैसे? यूरोप, जो सदी की शुरुआत में शक्ति, धन और पश्चिमी सभ्यता का केंद्र माना जाता था, उसका पतन हुआ। उसकी वो केंद्रीय स्थिति नहीं रही। और ये बदलाव कब शुरू हुआ? देखिए, 20वीं सदी के पहले दशक में ही एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादियों ने चुनौती पेश करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, किससे प्रेरणा मिली उन्हें? उन्हें 1905 में जापान, जो एक छोटा एशियाई देश था, द्वारा रूस, एक बड़ी यूरोपीय शक्ति पर मिली कुचलने वाली जीत, क्रशिंग डिफीट से बहुत प्रोत्साहन मिला। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना थी। इसने दिखाया कि एशियाई देश भी यूरोप को हरा सकते हैं। बिल्कुल। उस समय कुछ प्रमुख नेता उभर रहे थे, जैसे चीन में सन यात सेन, हाँ, मिस्र में अरबी पाशा, भारत में बाल गंगाधर तिलक, तिलक महाराज। इस शुरुआती चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मध्यवर्गीय अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग, मिडिल क्लास इंग्लिश एजुकेटेड एलीट्स कर रहा था। उनकी मांग क्या थी? उनकी अपने देशों के शासन में हिस्सेदारी की मांग धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग में बदल रही थी। पहले वो सुधार चाहते थे, फिर पूरी आजादी। तो पहले विश्व युद्ध ने इस आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल। युद्ध के प्रयासों का मतलब था कच्चे माल, जनशक्ति और करों के लिए उपनिवेशों का बढ़ावा शोषण, इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, युद्ध के लिए संसाधन तो चाहिए थे। तो राष्ट्रवादियों ने स्वाभाविक रूप से सवाल उठाया कि उपनिवेश ये बोझ क्यों उठाएं? हम क्यों लड़ें और मरें यूरोप के युद्ध के लिए? सही सवाल था। 1919 में जब यूरोप में युद्ध के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर रही थी, उसी समय उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलनों ने एक जन दिशा, मास डायरेक्शन में परिवर्तन किया। अब ये आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहे। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे भारत में गांधी जी का उदय हुआ और आंदोलन आम जनता तक पहुंच गया। हाँ, चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। चीन में मई 4th मूवमेंट हुआ, मे 4th मूवमेंट। तुर्की में केमाल अतातुर्क सत्ता में आए। मुस्तफा कमाल पाशा। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों की संख्या 25 लाख तक पहुंच गई। फिलीपींस, बर्मा, सीलोन, जो अब श्रीलंका है, में भी आंदोलनों का गहराना और फैलना शुरू हुआ। मतलब पूरे एशिया अफ्रीका में हलचल मच गई थी। बिल्कुल। इसी दौर में पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे ग्रेट ब्रिटेन और नई उभरती शक्तियों जैसे अमेरिका और जापान के बीच इस बात पर मतभेद, डिफरेंसेस उभरे कि क्या पुरानी व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, और अगर हाँ, तो किस रूप में? हाँ, नई विश्व शक्तियों के इस रुख ने कि पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए, राष्ट्रवादियों को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्हें लगा कि अब बड़ी ताकतें भी उनके साथ हैं। साथ ही पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियां खुद भी कमजोर हो रही थीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ब्रिटेन की वैश्विक शक्ति, ग्लोबल पावर पार एक्सीलेंस की स्थिति को 19वीं सदी के अंत से ही अन्य शक्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही थी। जर्मनी, अमेरिका चुनौती दे रहे थे। और आर्थिक रूप से 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटेन अपनी वाणिज्यिक प्रधानता, कमर्शियल प्रीएमिनेंस खो चुका था। अब वो दुनिया की फैक्ट्री नहीं रहा था। लेकिन कमजोर होने का मतलब ये तो नहीं था कि वे आसानी से साम्राज्य छोड़ रहे थे। उन्होंने बनाए रखने की कोशिश तो की होगी। कतई नहीं। शाही शक्ति में गिरावट का मतलब साम्राज्य का पतन नहीं था, कम से कम तुरंत तो नहीं। वास्तव में
साम्राज्य को किसी भी कीमत पर बनाए रखने की कोशिश की गई। जिसमें दमन भी शामिल था। हाँ, जिसमें गंभीर दमन, सिवियर रिप्रेशन भी शामिल था, जिसका एक भयावह उदाहरण है 1919 में अमृतसर, भारत में जलियांवाला बाग में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की क्रूर गोलीबारी, ब्रूटल गनिंग डाउन। जलियांवाला बाग आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे और किसी भी हद तक जा सकते थे। रूसी क्रांति का भी कुछ असर हुआ, 1917 की क्रांति। हाँ, रूसी क्रांति के बाद के वर्षों में औपनिवेशिक मुक्ति, कॉलोनियल इमेंसिपेशन और विनिवेशीकरण की प्रक्रिया और भी आगे बढ़ी। कैसे? गैर पश्चिमी दुनिया में देश या तो क्रांति, रेवोल्यूशन से गुजरे या फिर साम्राज्यों ने निवारक विनिवेशीकरण, प्रोफिलैक्टिक डिकोलोनाइजेशन का रास्ता अपनाया। निवारक विनिवेशीकरण क्या था? मतलब क्रांति के डर से कुछ सुधार कर देना, कुछ अधिकार दे देना, ताकि पूरी व्यवस्था ही हाथ से न निकल जाए। उन्हें डर था कि अगर कुछ नहीं किया तो विश्व क्रांति के युग में वो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, फिर 1929 की महामंदी आई, विश्वव्यापी महामंदी, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन ऑफ 1929। उसका क्या असर हुआ? उसने साम्राज्यवाद विरोधी गतिविधि, एंटी एम्पीरियलिस्ट एक्टिविटी को और बढ़ावा दिया। कैसे? आर्थिक संकट गहरा गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ीं, मिस्र और भारत जैसे देशों में संघर्ष तेज हो गया। और आर्थिक क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में मंदी ने स्थानीय उत्पादन, लोकल प्रोडक्शन स्थापित करने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। ये प्रवृत्ति प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई थी, जब साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने उपनिवेशों को कुछ हद तक औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर, इंडस्ट्रियली सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की थी। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे जापान ने कोरिया और मंचूरिया में किया, ब्रिटेन ने भारत में सीमित औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया। तो मंदी ने इसे और बढ़ाया? हाँ, बिपिन चंद्रा ने मंदी के प्रभाव को उपनिवेश और महानगर, कॉलोनी एंड द मेट्रोपोलिस के बीच संबंधों के ढीलेपन, लूसनिंग ऑफ लिंक्स के रूप में वर्णित किया है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आर्थिक निर्भरता थोड़ी कम हुई, जिससे उपनिवेश में स्वतंत्र पूंजीवादी विकास, इंडिपेंडेंट कैपिटलिस्ट ग्रोथ को प्रोत्साहन मिला। स्थानीय उद्योगपति और मजबूत हुए। समझ गया। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध, उसने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध ने ग्रेट ब्रिटेन को एंग्लो अमेरिकी गठबंधन में अमेरिका के सहायक या सेकंड फिडल के रूप में दिखाया। अब अमेरिका ज्यादा ताकतवर था। और युद्ध के बाद 1945 के बाद अमेरिका और रूस दो महाशक्तियां, सुपर पावर्स बनकर उभरे। जहां पहले लंदन दुनिया का केंद्र था। हाँ, अब पॉल कैनेडी के यादगार शब्दों में दुनिया अब उसकी मुट्ठी में नहीं थी। The world was no longer his oyster. एक अमेरिकी अधिकारी ने तो कहा भी था, अब एशिया में बल्लेबाजी करने की हमारी बारी है। It is now our turn to bat in Asia. बिल्कुल, और चूंकि रूसी भी समान रूप से वैश्विक भूमिका निभाने के इच्छुक थे, एक द्विध्रुवीय दुनिया, बाइपोलर वर्ल्ड उभरी, अमेरिका और सोवियत संघ के दो गुट। लेकिन ब्रिटेन तो युद्ध जीता था, बिग थ्री में से एक था, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन। फिर भी उसकी शक्ति कम हुई। हाँ, युद्ध में जीत शक्ति के सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन ऑफ पावर के साथ नहीं आई। युद्ध ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव डाला था, ओवरस्ट्रेन द ब्रिटिश इकोनॉमी, बात ली। और उसे अमेरिका की मदद लेनी पड़ी थी। हाँ, उसे चालू रखने के लिए अमेरिकी सहायता, अमेरिकन हेल्प, जैसे कि लेंड लीज ऑफर की आवश्यकता थी। लेंड लीज ऑफर। फिर भी अंग्रेज तुरंत नहीं गए भारत से। नहीं, अंग्रेजों ने भारत और बाद में फिलिस्तीन से हटने में कुछ साल लगाए, और तब भी इसे कहीं और शाही हितों के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संरक्षित करने, प्रिजर्विंग मोर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इंपीरियल इंटरेस्ट एल्सवेयर के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे वो कह रहे हो कि हम भारत इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि मध्य पूर्व पर ध्यान दे सकें। अच्छा, मतलब चेहरा बचाने की कोशिश थी। हाँ, बाहरी तौर पर ब्रिटेन एक बड़ी शक्ति बना रहा, अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर। कम से कम वो ऐसा दिखाना चाहता था। इस सब का तीसरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, जो नए नए देश आजाद हो रहे थे? तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध ने भारी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल, ग्रेट अपहीवल्स मचाई थी। और आजादी आसानी से नहीं मिली। नहीं, युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्षों के भीतर कई उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन अक्सर सत्ता के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के विवादास्पद मुद्दे पर साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा प्रोत्साहित लंबी असहमति के बाद, जिसका नतीजा विभाजन और गृह युद्ध हुआ। हाँ बिल्कुल, पार्टीशन और सिविल वॉर।
1970 और 80 के दशक में परेशानी भरे संघर्ष के कई क्षेत्र जैसे मध्य पूर्व, साइप्रस, दक्षिण अफ्रीका, कश्मीर, श्रीलंका, ये सब ब्रिटिश विनिवेशीकरण की विरासत थीं, लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश डीकोलोनाइजेशन। कश्मीर, हाँ, ये तो आज तक जारी है। भारत में अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण में देरी क्यों की, इसका क्या कारण बताया उन्होंने? हाँ, ये एक अहम सवाल है। उन्होंने यह सतही या भ्रामक तर्क दिया, स्पीशीज ग्राउंड, कि उन्हें सत्ता हस्तांतरण के तरीके पर समुदायों के बीच, मतलब हिंदू मुसलमानों के बीच समझौते का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये तर्क बाद में खोखला साबित हुआ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब वे गए तो वे किसी भी तरह से चले गए। दे लेफ्ट एनी विच वे, कोई समझौता नहीं कराया। गांधी जी ने तो कहा था कि आप बस चले जाओ। हाँ, गांधी जी ने उनसे भारत छोड़ने की अपील की थी, चाहे अराजकता, एनार्की में ही क्यों न छोड़ना पड़े। वो ऐसा क्यों सोचते थे? वो समझते थे कि एक पक्षपाती दलाल, पार्टिसन ब्रोकर द्वारा समझौता नहीं कराया जा सकता। अंग्रेज खुद ही एक पार्टी थे, वो निष्पक्ष कैसे हो सकते थे? सही बात है। उनका मानना था कि एक बार औपनिवेशिक शक्ति चली गई तो दोनों समुदाय, जैसे भाई पैतृक संपत्ति का बंटवारा करते हैं, या तो सहमत हो जाएंगे या असहमत होने पर सहमत होंगे, मतलब खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। और अगर नहीं निकाल पाए तो? सबसे बुरी स्थिति में गृह युद्ध होता, लेकिन वो आग भी शुद्ध करने वाली, प्यूरिफाइंग होती। कम से कम वो अपना फैसला खुद करते। और जो हुआ वो तो शायद उससे भी बुरा था। हाँ, ये देखते हुए कि बहुप्रचारित सहमत समाधान के परिणाम स्वरूप कम से कम 2 लाख लोग मारे गए, शायद गांधी जी के रास्ते को आजमाया जा सकता था। ये सोचने वाली बात है। वाकई बहुत बड़ी त्रासदी थी वो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम एक विनिवेशीकरण की बात कर सकते हैं, या कई विनिवेशीकरणों के, खासकर 2 बड़ी ताकतों फ्रांस और ब्रिटेन के तरीकों में क्या बड़े अंतर थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। यद्यपि एक व्यापक पैटर्न है, वाइडर पैटर्न, मतलब एक आम धर्रा दिखता है, ये आमतौर पर 20वीं सदी के मध्य की घटना थी, जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स के प्रभाव में हुई। हाँ। फिर भी उदाहरण के लिए फ्रांसीसी और ब्रिटिश विनिवेशीकरण के बीच महत्वपूर्ण अंतर, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं। क्या अंतर थे? उनके हित और तरीके कैसे अलग थे? जैसे अंग्रेजों ने अपने पूर्व उपनिवेशों में रणनीतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों को राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ के माध्यम से बनाए रखने की कोशिश की। कॉमनवेल्थ? हाँ, राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं। सांस्कृतिक एकीकरण मतलब अपने जैसा बना लेना, भाषा, संस्कृति, शिक्षा के जरिए। फ्रांसीसियों के पास उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए संक्रमण को आसान बनाने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जैसा कोई तंत्र मैकेनिज्म नहीं था। तो उनका आदर्श क्या था? आत्मसातकरण, असिमिलेशन, उनका शाही आदर्श बना रहा, असिमिलेशन। वो चाहते थे कि उनके उपनिवेश फ्रांस का ही हिस्सा बन जाए, सांस्कृतिक रूप से। अच्छा, और उनका फ्रेंच यूनियन, वो क्या था? फ्रेंच यूनियन नाम मात्र के लिए ही संघीय, फेडरल था। असली ताकत पेरिस में नेशनल असेंबली के पास ही बनी रही। अगर हम ब्रिटिश और फ्रेंच भारत की तुलना करें तो पौंडीचेरी, कराईकल वगैरह। हाँ, तो एक फ्रापांत, मतलब आश्चर्यजनक अंतर सामने आता है। क्या? ब्रिटिश भारत से अंग्रेजों के जाने के तरीके के विपरीत फ्रेंच भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए लंबी और प्रोट्रैक्टेड, मतलब लंबी खिंचने वाली बातचीत हुई। कितनी लंबी? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता की उपलब्धि के 7 साल बाद 1954 में फ्रेंच भारतीय एन्क्लेव में वास्तविक डी फैक्टो सत्ता हस्तांतरण हुआ। 7 साल बाद। अरे, इतना समय क्यों लगा? ये इंडो चाइना के राजनैतिक घटनाक्रमों से जुड़ा था, जिसे फ्रांसीसी शाही नियंत्रण के तहत अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना जाता था। वो पहले उधर ध्यान दे रहे थे। और कानूनी तौर पर कब आजादी मिली? हालांकि अभी और समय लगना था, और 8 साल और बीत गए जब 1962 में फ्रेंच भारतीय एन्क्लेव ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से कानूनी डिजूर स्वतंत्रता प्राप्त की। 1962 में, भारत की आजादी के 15 साल बाद। हाँ, और इस बार संबंध अल्जीरिया के राजनीतिक घटनाक्रमों से था, जो फ्रांस के लिए एक और महत्वपूर्ण उपनिवेश था। मतलब फ्रांस अपनी दूसरी कॉलोनियों के चक्कर में भारत के छोटे से हिस्से को भी लटकाए रखा। हाँ, 1954 और 1962 के ये मील के पत्थर, माइलस्टोन्स, भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक एन्क्लेव में राष्ट्रवादियों द्वारा छेड़े गए स्वतंत्रता के लिए एक लंबा और प्रोट्रैक्टेड संघर्ष, लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की परिणति थी।
वहां भी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश भारत की आजादी ने एक लहर शुरू की, लेकिन फ्रांस अपने उपनिवेशों से चिपका रहा, ज्यादा अड़ियल था वो। हाँ बिल्कुल। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की मुक्ति ने अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे बर्मा, अब म्यांमार, और सीलोन, अब श्रीलंका में स्वतंत्रता की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन शुरू की। और फ्रांस अपने औपनिवेशिक कब्जों से चिपका रहा। उसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, और वो इंडो चाइना, अल्जीरिया और मोरक्को को बनाए रखने के लिए उत्सुक था, भले ही दूसरे उसे उसकी क्षमता से परे मानते हो। और भारत में जो उसके छोटे इलाके थे, उसने भारत में अपने 5 औपनिवेशिक एनक्लेव्स भी शालीनता ग्रेस से नहीं छोड़े, शायद इंडो चाइना के साथ उनके रणनीतिक जुड़ाव, स्ट्रेटेजिक लिंक के कारण। क्या अंग्रेजों ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी? हाँ, इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वेज सिंगापुर मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बनाए रखने के अल्पकालिक प्रयास से कर सकते हैं। वो भी उसे रखना चाहते थे कुछ समय के लिए। अच्छा, तो फ्रांस इंडो चाइना में बिल्कुल अड़ा रहा। फ्रांस ने इंडो चाइना में दीवार पर लिखी इबारत देखने से इनकार कर दिया। मतलब साफ संकेत थे कि जाना पड़ेगा, पर वो माने नहीं। उन्होंने क्या किया? 1930 में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, फिर 1930-31 में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसान विद्रोह हुए। फ्रांसीसियों ने लगभग 700 राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट नेताओं को फांसी दे दी। एग्जीक्यूटेड? हाँ। 700 लोगों को? हाँ, उन्होंने दमन के उपयोग से ये स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता की वियतनामी महत्वाकांक्षाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन विद्रोह तो जारी रहा होगा। बिल्कुल। 1945 तक वियतनाम के कई हिस्सों में फ्रांसीसियों के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह, पॉपुलर रिवोल्ट्स हुए, और तब तक हो ची मिन के नेतृत्व में एक काफी उल्लेखनीय वियतनामी गुरिल्ला सेना, रिमार्केबल वियतनामी गुरिल्ला आर्मी, बन चुकी थी। और फिर उनकी हार हुई? हाँ, फ्रांसीसी 1954 में डीन बिन फू की लड़ाई में निर्णायक रूप से हार गए। कंक्लूसिवली डिफीटेड। डीन बिन फू, ये बहुत बड़ी हार थी। और भारत में ब्रिटेन का रवैया इससे अलग था। हाँ, इसके विपरीत अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य बनाए रखने में रुचि तो रखते थे, लेकिन जब गांधी द्वारा गढ़े गए एक अहिंसक जन आंदोलन, नॉन वायलेंट मास एजिटेशन ने लगातार उनकी शक्ति को कमजोर किया, स्टेडीली इरोडेड देयर पावर, हाँ, तो उन्होंने देखा कि उनके पास शासन बनाए रखने के साधन वेयरविथॉल नहीं है, और उन्होंने बुरी तरह से टिके रहने, मेसी होल्डिंग ऑन के बजाय एक शालीन वापसी, ग्रेसफुल विड्रॉल को प्राथमिकता दी। मतलब उन्होंने वक्त की नजाकत को समझा। हाँ, कुछ हद तक। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद एक लहर सी चली। 1948 में बर्मा और उसी वर्ष सीलोन में स्वतंत्रता मिली। और मलाया को 9 साल बाद 1957 में स्वतंत्रता मिली। वहां कम्युनिस्ट विद्रोह को दबाने में समय लगा। और अफ्रीका में अंग्रेज स्वतंत्रता देने को तैयार थे, सिवाय उन जगहों के जहां बड़ी संख्या में श्वेत बसे हुए थे। लार्ज नंबर्स ऑफ वाइट सेटलर्स थे। जैसे दक्षिण अफ्रीका, जो पहले ही डोमिनियन बन चुका था, और केन्या, रोडेशिया, अब जिम्बाब्वे। तो अफ्रीका में कौन से देश पहले आजाद हुए? घाना 1957 में क्वामे नुक्रुमा के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। क्वामे नुक्रुमा, हाँ, बड़े नेता थे वो। फिर टोगो, कैमरून, सोमालिया और नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुए। 1964 तक सभी 7 ब्रिटिश पूर्वी और मध्य अफ्रीकी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे। बोत्सवाना और स्वाजीलैंड? वो 1966 में। लेकिन ब्रिटेन केन्या में आसानी से नहीं माना। क्यों? श्वेत बसने वालों के कारण एक लंबे और हिंसक विद्रोह को दबाने में उलझ गया। माओ। ये तो काफी हिंसा हुई थी। जी हाँ। अब अगर फ्रांसीसी उपनिवेशों की बात करें तो मोरक्को और ट्यूनीशिया 1956 में स्वतंत्र हुए। लेकिन अल्जीरिया? इसके विपरीत अल्जीरिया के लिए स्वतंत्रता पूरी तरह से खारिज कर दी गई थी। कंप्लीटली रूल्ड आउट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसे फ्रांस का अभिन्न अंग, इंटेग्रल पार्ट ऑफ फ्रांस माना जाता था, जैसे वो फ्रांस का ही एक हिस्सा हो। ये तो बड़ी अदूरदर्शी नीति थी। बिल्कुल, शॉर्ट साइटेड पॉलिसी। और इसने वियतनाम की तरह ही एक खूनी युद्ध, ब्लडी वॉर को जन्म दिया। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम बहुत भयानक था। अफ्रीका के बाकी हिस्सों में फ्रांस ने क्या किया? अफ्रीका में 1956 में स्थानीय स्वायत्तता, लोकल ऑटोनॉमी प्रदान की गई, लेकिन उपनिवेशों को एक संघ, जिसे फ्रेंच कम्युनिटी कहा जाता था, में रखा गया, जो फ्रांस द्वारा सख्ती से नियंत्रित था। और ये कब आजाद हुए? फ्रेंच पश्चिम अफ्रीका में 8 उपनिवेश
फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका में 4 और मैडागास्कर 1960 में स्वतंत्र हुए। तो मतलब फ्रांस ने अफ्रीका में 3 अलग-अलग नीतियां अपनाई। मोरक्को ट्यूनीशिया के लिए अलग, अल्जीरिया के लिए बिल्कुल अलग और बाकी अफ्रीका के लिए तीसरी तरह की। हाँ बिल्कुल, 3 डिफरेंट पॉलिसीज। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने इस अंतर को कैसे देखा है? हाँ, वॉलरस्टीन का विश्लेषण काफी दिलचस्प है। उनके शब्दों में उपनिवेशों के बारे में उनकी विशेष सोच के ढांचे, स्पेशल फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग के परिणाम स्वरूप अंग्रेज विनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता को एक वैध उद्देश्य, लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव के रूप में स्वीकार किया, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। और वो अमेरिका वाला अनुभव दोहराना नहीं चाहते थे। हाँ, वे अमेरिका में जो हुआ उसे अपने अन्य श्वेत उपनिवेशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दोहराने से बचने के लिए उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे स्वशासन दिया। और अफ्रीका में? अफ्रीका में स्थानीय लोगों को विधायी निकायों, लेजिस्लेटिव बॉडीज में प्रतिनिधित्व दिया गया, धीरे धीरे ही सही। और एक बार जब भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन गया, जो पहले केवल श्वेतों का क्लब था, तो अफ्रीका के लिए भी रास्ता साफ हो गया। तो वॉलरस्टीन के अनुसार अंग्रेजों का तरीका ज्यादा व्यवस्थित था। उनके अनुसार इस प्रकार ब्रिटिश गैर श्वेत अफ्रीका में संवैधानिक विकास की गति तेज थी और इसमें मिनिमम ऑफ वायलेंस एंड एंटागोनिज्म था। हालांकि ये बात बहस का विषय है, जैसा हमने केन्या के मामले में देखा। और फ्रांसीसी? इसके विपरीत फ्रांसीसी औपनिवेशिक विषयों के लिए राष्ट्रवाद की वैधता, लेजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म में विश्वास नहीं करते थे। वो मानते ही नहीं थे कि इन लोगों को आजाद देश मिलना चाहिए। उनकी सोच क्या थी? वॉलरस्टीन कहते हैं फ्रांसीसी संवैधानिक प्रगति की अवधारणा उपनिवेशों को फ्रांस के करीब लाने की थी। ड्रॉ कॉलोनीज क्लोजर टू फ्रांस, उन्हें दूर धकेलने की नहीं। अच्छा, मतलब वो उन्हें फ्रांस का हिस्सा बनाना चाहते थे, अलग देश नहीं। हाँ। इस नीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही पुनर्विचार रिकंसिडर्ड किया गया। तब क्या हुआ? फ्रांसीसी अफ्रीकियों को फ्रांस में विधायी निकायों के लिए चुना गया। उन्हें पेरिस की संसद में सीट दी गई। ये तो अंग्रेजों से अलग था। हाँ, अंग्रेजों ने अफ्रीकियों को स्थानीय निकायों, लोकल बॉडीज से जोड़ा, जबकि फ्रांसीसियों ने अफ्रीकियों को फ्रांसीसी निकायों, फ्रेंच बॉडीज से जोड़ा। और राजनीतिक दल? अफ्रीकी राजनीतिक दल या तो महानगरीय दलों के विस्तार थे, एक्सटेंशंस ऑफ मेट्रोपॉलिटन पार्टीज, या फ्रांसीसी दलों से जुड़े हुए थे। तो वॉलरस्टीन का निष्कर्ष क्या है? कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में फ्रांसीसी उपनिवेशों ने ब्रिटिश उपनिवेशों से मौलिक रूप से भिन्न विकास पथ, रेडिकली डिफरेंट पाथ ऑफ डेवलपमेंट शुरू किया। फिर भी 15 साल बाद वे उसी बिंदु पर पहुंच गए थे, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ये कैसे हुआ? फ्रांसीसी पैटर्न ब्रिटिश पैटर्न के अनुरूप कैसे बन गया? वॉलरस्टीन कहते हैं कि 2 मुख्य कारक थे जिन्होंने फ्रांसीसी पैटर्न को बदलने में भूमिका निभाई। क्या थे वो? पहला था घाना की घटनाएं। जब ब्रिटेन ने 1957 में घाना को स्वतंत्रता दी, तो बाकी फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी हलचल मच गई। अच्छा, घाना की आजादी का असर हुआ। हाँ, और दूसरा था उत्तरी अफ्रीका और इंडो चाइना में विकास। ट्यूनीशिया और मोरक्को बेचैन हो गए, जैसा कि टोगो और कैमरून भी। और इंडो चाइना की हार? बिल्कुल। 1954 में इंडो चाइना में अपनी हार के बाद फ्रांसीसियों ने अल्जीरिया, हालांकि वहां लंबा संघर्ष चला, लाफ्रीक नोआर यानी अश्वेत अफ्रीका और मेडागास्कर की स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम, डिसाइसिव स्टेप्स उठाए। तो मुख्य अंतर क्या रहा फिर ब्रिटेन और फ्रांस में? वॉलरस्टीन के अनुसार ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच मुख्य अंतर ये था कि एक ब्रिटेन ने लंबे समय तक स्वतंत्रता के मार्ग को स्वीकार किया, जबकि दूसरे फ्रांस ने इसे देर से और बड़ी कठिनाई, ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी से किया। लेकिन क्या यही एकमात्र अंतर थे? नहीं, और भी थे। जैसे अंग्रेजों ने अपने पूर्व उपनिवेशों में वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय सरकार, जिसमें बहुदलीय प्रणाली होती है, का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की, वेस्टमिंस्टर मॉडल। और फ्रांस ने? फ्रांसीसियों को इस बात की परवाह नहीं थी कि सरकार का कौन सा रूप अपनाया गया। उनकी चिंता राजनीतिक प्रभाव के बजाय सांस्कृतिक, कल्चरल थी। वो चाहते थे कि फ्रेंच भाषा और संस्कृति बनी रहे। और बड़े राजनीतिक संघों, फेडरेशंस के बारे में? बड़े राजनीतिक संघों, लार्जर पॉलिटिकल फेडरेशंस के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी अंतर था। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच पश्चिम और इक्वेटोरियल अफ्रीका में संघों का विरोध किया क्योंकि राष्ट्रवादी उनके पीछे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये इलाके एकजुट हों। और अंग्रेज?
जबकि अंग्रेजों ने संघों की दिशा में काम किया, जैसे वेस्ट इंडीज फेडरेशन या सेंट्रल अफ्रीकन फेडरेशन बनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि वे स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में उपयोगी होंगे। हालांकि ये संघ ज्यादातर असफल रहे। तो इस अंतर का ज्यादा असर नहीं हुआ। हाँ, जैसा कि समग्र प्रवृत्ति राज्यों के भीतर एकात्मक संरचनाओं यूनिटरी स्ट्रक्चर्स की ओर थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी दृष्टिकोणों में अंतर ने अंततः बहुत कम फर्क डाला। सिविल सेवा की भूमिका पर भी शायद उनकी सोच अलग थी। हाँ, ब्रिटेन में सिविल सेवक गैर पक्षपाती नॉन पार्टिसन माने जाते थे, जबकि फ्रांस में कनिष्ठ नागरिक राजनीतिक पॉलिटिकल थे। वो राजनीति में ज्यादा दखल देते थे। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इससे भी बहुत कम फर्क पड़ा, क्योंकि नए देशों ने अपने हिसाब से व्यवस्था बनाई। लेकिन क्या ये सच है कि ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरण हमेशा योजनाबद्ध और व्यवस्थित था, जैसा वॉलरस्टीन कह रहे थे? सभी इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। यह बताया जाता है कि व्यवहार में कई ब्रिटिश उपनिवेशों में सत्ता का हस्तांतरण पैची, अव्यवस्थित, अनिच्छुक और मजबूर था। मतलब वो देना नहीं चाहते थे, हाँ, पर मजबूरी में दिया। हाँ, एक मध्य दृष्टिकोण मिडिल व्यू ये है कि उन्हें स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के मार्ग पर धकेला पुष्ट गया था। ये किसका विचार है? डेनिस ऑस्टिन। उनके शब्दों में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की एक अजीब और विशिष्ट विशेषता थी कि उसने हमेशा अपने अंत पर विचार किया था। उन्हें उस दिशा में धकेला भी जाना था और उन्हें मुख्य रूप से औपनिवेशिक क्षेत्रों के भीतर की स्थानीय घटनाओं द्वारा धकेला गया था। अच्छा, जिसने औपनिवेशिक कार्यालय और स्थानीय औपनिवेशिक सरकारों दोनों को सुधारों को उस गति से लागू करने के लिए बाध्य किया जो युद्ध के बाद के वर्षों में सभी पिछली गणनाओं से परे तेज होने लगी थी। मतलब राष्ट्रवादियों के दबाव ने उन्हें तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया। हाँ, इसके ठीक विपरीत फ्रांस का रवैया देखिए। 1944 में अल्जीरिया के ब्राज़ाविल में हुए फ्रांसीसी अफ्रीकी सम्मेलन में स्वतंत्रता को असंभव कहकर खारिज कर दिया गया था। ब्राज़ाविल कॉन्फ्रेंस। क्या कहा गया था उसमें? घोषणा की गई थी, उपनिवेशों में फ्रांस के सभ्यता संबंधी कार्यों के उद्देश्य फ्रांसीसी शाही व्यवस्था के बाहर विकास की सभी संभावनाओं को बाहर करते हैं। उपनिवेशों में स्व सरकारों का अंतिम गठन, यहाँ तक कि दूर के भविष्य में भी खारिज किया जाना चाहिए। मतलब साफ इनकार। बिल्कुल। इतनी अलग नीतियों के बावजूद अंतिम परिणाम एक जैसा कैसे रहा? दोनों के साम्राज्य ढह गए, ये कैसे हुआ? यही तो विरोधाभास है। अफ्रीका में व्यापक आर्थिक और राजनीतिक असंतोष, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्कंटेंट ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों में साम्राज्य के एक समान पतन, यूनिफॉर्म कोलैप्स का कारण बना। तो क्या इससे ये सवाल उठता है कि फ्रांस और ब्रिटेन के तरीके वाकई इतने अलग थे? हाँ, ये इस विचार पर गंभीरता से सवाल उठाता है कि फ्रांस और ब्रिटिश अफ्रीका दो अलग ध्रुव थे। शायद जमीनी हकीकत ज्यादा समान थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन ने भी कुछ कहा था इस बारे में। हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन के शब्दों में महाद्वीप व्यापी परिवर्तन की हवा, विंड ऑफ चेंज के दबाव में 1957 और 1964 के बीच अफ्रीका में औपनिवेशिक साम्राज्य डीएलओ के शब्दों में कहावत की तरह डोमिनोज की पंक्ति की तरह ढह गए, विंड ऑफ चेंज, एक के बाद एक। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह कि खुद फ्रांसीसी नेता जनरल डिगॉल ने भी शायद यही माना। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है कि खुद फ्रांसीसी नेता जनरल डी गॉल की विनिवेशीकरण की व्याख्या एक सामान्य प्रणालीगत जनरल सिस्टेमिक है जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी पैटर्न के बीच अंतर नहीं करती है। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस का कमजोर होना, इटली की हार, हॉलैंड और बेल्जियम का अमेरिका के अधीन होना, एशियाई और अफ्रीकी लोगों पर उनकी धरती पर लड़े गए युद्धों का प्रभाव, जिसके लिए उपनिवेशकों को उनके समर्थन की आवश्यकता थी। सही। उदारवादी या समाजवादी सिद्धांतों का प्रसार जो समान रूप से नस्लों और व्यक्तियों की मुक्ति की मांग करते थे। और आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से इन वंचित जनसमूहों में उत्पन्न ईर्ष्या की लहर, इन सभी कारकों के परिणाम स्वरूप दुनिया को एक ऐसे गहरे उथल-पुथल का सामना करना पड़ा जो पुरानी यूरोप की शक्ति की खोजों और विजयों को उजागर करने वाले उथल-पुथल के विपरीत दिशा में था। वाह, मतलब डी गॉल ने भी माना कि एक बड़ी वैश्विक लहर थी जिसने सबको प्रभावित किया। हाँ, वो किसी एक देश की नीति को कारण नहीं मानते, बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव को देखते हैं। बहुत खूब। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडी पर, भारत को एक आदर्श उदाहरण क्यों माना जाता है विनिवेशीकरण का?
भारत कई कारणों से खुद को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करता है। पहला, ये क्लासिक कॉलोनी था, राइट, मतलब उपनिवेशवाद का एक आदर्श नमूना। ठीक है। दूसरा, इसका जन आंदोलन, मास मूवमेंट, दुनिया ने देखा सबसे महान आंदोलनों में से एक था, गांधी जी के नेतृत्व में जो हुआ। बिल्कुल। और तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता का एक अद्भुत प्रदर्शन प्रभाव अमेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। था। प्रदर्शन प्रभाव मतलब भारत में स्वतंत्रता की उपलब्धि ने पूरे अफ्रीका और एशिया में इसी तरह के विकास की एक लहर, वेव ऑफ सिमिलर डेवलपमेंट्स शुरू कर दी। दूसरे देशों को प्रेरणा मिली, रास्ता दिखा। अच्छा, तो अंग्रेजों को कब ये एहसास हुआ कि भारत में उनके दिन अब गिने चुने रह गए हैं? वो निर्णायक मोड़ कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, जब भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति का मूल्यांकन किया, इवैल्यूएटेड देयर पोजीशन, हाँ, तो उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि उनके शासन की आधिपत्य की नींव, हेजेमोनिक फाउंडेशंस ऑफ देयर रूल, तेजी से ढह रही थी, फास्ट क्रम्बलिंग। क्या मतलब है आधिपत्य की नींव का? मतलब सिर्फ ताकत के बल पर राज नहीं होता, लोगों की सहमति या कम से कम सहनशीलता भी जरूरी होती है, एक नैतिक अधिकार भी होता है, वो खत्म हो रहा था। और क्या दिख रहा था उन्हें? यहाँ तक कि पहले के वफादार अर्स्टवाइल लॉयलिस्ट्स, जो पहले इस सरकार का साथ देते थे, वो भी साथ छोड़ रहे थे। और प्रशासन और भारतीय सिविल सेवा, ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता था, वो टूटने के कगार पर पहुंच रही थी, रीचिंग अ ब्रेकिंग पॉइंट। क्यों? ऐसा क्या हो गया था ICS में? ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों की आम सहमति, जनरल कंसेंट, कम हो गई थी और 1942 के आंदोलन के खुले सैन्य दमन, ओपन मिलिट्री रिप्रेशन, ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। लोगों का मोह भंग हो गया था। यहाँ तक कि जो उदारवादी थे वो भी अब अंग्रेजों के साथ नहीं थे। हाँ, देश में उदारवादी राय, लिबरल ओपिनियन भी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अंग्रेजों से दूर और राष्ट्रवादी ताकतों की ओर झुक गई थी। और ICS के टूटने की बात, वो क्यों हो रहा था? 1943 के अंत तक सिविल सेवा को ब्रेकिंग पॉइंट पर माना गया। कई कारण थे। एक तो भर्ती घट रही थी, अंग्रेजों की भर्ती। हाँ, घटती भर्ती, डिक्लाइनिंग रिक्रूटमेंट की समस्या जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत से ही ICS को परेशान करी थी, द्वितीय विश्व युद्ध तक खतरनाक अनुपात, अलार्मिंग प्रोपोर्शंस तक पहुंच गई थी। और भारतीय बढ़ रहे थे। हाँ, 1939 तक इसके ब्रिटिश और भारतीय सदस्यों की संख्या में समानता आ गई थी, पैरिटी आ गई थी। फिर क्या हुआ? इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पहले समग्र भर्ती में कटौती की गई और फिर 1943 में से पूरी तरह बंद कर दिया गया। भर्ती बंद कर दी। हाँ, अगस्त 1945 तक ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या घटकर 522 रह गई थी और भारतीय अधिकारियों की संख्या बढ़कर 524 हो गई थी। 522 अंग्रेज, 524 भारतीय, मतलब भारतीय ज्यादा हो गए थे। जी हाँ, 522 ब्रिटिश, 524 भारतीय, पहली बार ऐसा हुआ था। और जो नए ब्रिटिश अफसर आ रहे थे वो पहले जैसे नहीं थे। नहीं, जो नए ब्रिटिश अधिकारी आ रहे थे वे अब ऑक्सब्रिज स्नातक, ऑक्सब्रिज ग्रेजुएट्स नहीं थे, जिनके परिवार पुराने इंडिया हैंड्स थे और जो शासन को एक मिशन मानते थे। तो वो कौन थे? नए अधिकारी अक्सर व्याकरण स्कूल और पॉलिटेक्निक के लड़के थे, जिनके लिए राज की सेवा एक करियर थी, मिशन नहीं। वो बस नौकरी करने आए थे। लेकिन क्या ICS के कमजोर होने का मुख्य कारण सिर्फ संख्या में कमी थी या कुछ और भी था? नहीं, मुख्य कारक जनशक्ति की कमी, मैन पावर शॉर्टेज नहीं थी, बल्कि इसकी प्रतिष्ठा और अधिकार, प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी का धीमा कपटी पतन था, स्लो इनविडियस डिक्लाइन। वो कैसे हुआ? ये क्षरण वर्षों से चल रहा था, जब बढ़ती राष्ट्रवादी ताकतों को नियंत्रित करने के लिए मेल मिलाप, कॉन्सिलिएशन और दमन, रिप्रेशन की मिश्रित नीति अपनाई गई थी, कभी नरम कभी गरम। और राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति ने इसमें कैसे भूमिका निभाई? राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति जो बहुआयामी थी, मल्टीफेसेटेड स्ट्रगल थी, जिसमें अहिंसक जन आंदोलनों को संवैधानिक सुधारों के कामकाज के साथ जोड़ा गया था, वो उनके लिए भारी साबित हुई। कैसे? देखिए, जब अहिंसक आंदोलनों का दमन से सामना किया गया तो सरकार का क्रूर चेहरा, नेकेड फोर्स, उजागर हो गया। इससे सरकार के अपने समर्थकों की भावनाएं आहत हुईं, जो उदारवादी थे। और जब सरकार नरम पड़ी, और अगर सरकार ने राजद्रोह, सेडिशन पर नरमी बरती या समझौता किया, जैसे 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, हाँ,
या 1935 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता दी तो ब्रिटिश सरकार को कमजोर माना गया। इससे उसके अधिकार और प्रतिष्ठा को धक्का लगा। मतलब करें तो क्या करें वाली स्थिति थी उनके लिए, दोनों तरफ से नुकसान। बिल्कुल। नौकरशाही पर राष्ट्रवादी आंदोलन का असर सिर्फ बाहर से नहीं था, अंदर से भी था। हाँ, ये सिर्फ अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट नहीं था, जैसे जन आंदोलनों और मंत्रालयों के दबाव में मनोबल गिरना, बल्कि सेवाओं के भारतीय तत्व, विशेष रूप से अधीनस्थ सेवाओं, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और यहाँ तक कि पुलिस के बीच राष्ट्रवादी भावना, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का प्रवेश, परमिएशन हो गया था। अच्छा। विश्वसनीयता, लॉयल्टी एंड रिलायबिलिटी को प्रभावित किया। वो अब उतने वफादार नहीं रहे थे। क्या ये पहले भी दिखा था? 1937-39 के प्रांतीय मंत्रालयों के दौरान भी भारतीय अधिकारियों का कांग्रेस की ओर झुकाव स्पष्ट था। लेकिन 1945 तक भारतीय सेवाएं मुखर रूप से राष्ट्रवादी, असर्टिवली नेशनलिस्ट हो चुकी थीं। वो खुलकर दिखा रहे थे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे पूर्वी यूपी में रेलवे अधिकारियों द्वारा नेहरू और पंत के सम्मान में स्टेशनों को सजाना और नेहरू के भाषण के लिए मालगाड़ी को रोक देना। अरे वाह। या मध्य प्रांत में क्लर्कों द्वारा कांग्रेस को वोट देना और ये जताना कि उन्होंने ऐसा किया है। वो बता रहे थे कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है। अंग्रेज क्या कहते थे इस पे? अंग्रेज बेशक इसे डूबते जहाज को छोड़ उगते सूरज की पूजा, टेंडेंसी ऑफ द नेटिव्स टू वर्शिप द राइजिंग एंड नॉट द सेटिंग सन, कहकर खारिज करना चाहते थे कि ये लोग तो बस मौके का फायदा उठा रहे हैं। पर हकीकत कुछ और थी, देशभक्ति की भावना थी। और सेना पर क्या असर हुआ? सेना को तो स्टील फ्रेम का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता था। 1945 तक राष्ट्रवादी भावना सेना, आर्मी तक पहुंच गई थी, जो वैसे भी उथल-पुथल, स्टेट ऑफ फ्लक्स की स्थिति में थी। क्यों? सेना में क्या बदल रहा था? नई भर्ती नीति के तहत सेना में राजनीतिकृत तत्व, पॉलिटिसाइज्ड एलिमेंट्स प्रवेश कर चुके थे, खासकर तकनीकी सेवाओं में, क्योंकि जो पारंपरिक लड़ाकू जातियां, मार्शल रेसेस थीं, उनके सावधानीपूर्वक चुने गए लोग अब पर्याप्त नहीं थे। युद्ध के लिए ज्यादा लोग चाहिए थे। और जो सैनिक बाहर लड़े थे? हाँ, जो सैनिक यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में लड़े थे और देशों को फांसीवादी नियंत्रण से मुक्त कराया था, वे नए विचारों, न्यू आइडियाज के साथ घर लौटे। उन्होंने देखा कि कैसे दूसरे देश आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का मुद्दा आया। उसका क्या असर हुआ? जब भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) इंडियन नेशनल आर्मी के कैदियों का मुद्दा उठा, तो सेना के अधिकारियों ने पाया कि सेना की राय उनकी शुरुआती उम्मीदों के विपरीत सजा के पक्ष में नहीं थी। तो किसके पक्ष में थी? बल्कि मुख्य रूप से नरमी, लीनियंसी के पक्ष में थी। सेना के अंदर भी INA के प्रति सहानुभूति थी। यहाँ तक कि कमांडर इन चीफ की राय भी बदल गई थी। हाँ, कमांडर इन चीफ की राय फरवरी 1946 तक बदल गई थी, जब उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय अधिकारी जो अपने नमक के लायक है, वो एक राष्ट्रवादी है। Any Indian officer worth his salt is a nationalist। ये तो बहुत बड़ा बयान था सेना के मुखिया का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हालात कितने बदल चुके थे। अब सेना पर भी भरोसा नहीं रहा था। तो अंग्रेजों के लिए साफ हो गया था कि अब पुरानी तरह से राज नहीं चल सकता लेगा, और अगर शासन जारी रखना है तो एक नई संरचना, न्यू स्ट्रक्चर बनानी होगी। क्या उन्होंने कोई और तरीका सोचा था, जैसे और सख्ती करने का? बाद में 1946 के मध्य में वाइसरॉय सहित कई अधिकारियों ने तर्क दिया था कि ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन की पूरी प्रकृति को मजबूत निरंकुश अधिकार, स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी में बदला जा सकता है। मतलब पूरी तरह तानाशाही। हाँ, जिसे नए वफादार अधिकारियों से भर के 15-20 साल तक शासन बनाए रखा जा सकता है। लेकिन तब भी उनके तर्क को ठुकरा दिया गया था। और 1946 की शुरुआत में? 1946 की शुरुआत में तो ये विकल्प प्रस्तावित भी नहीं किया गया था, ये संभव ही नहीं लग रहा था। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, पतन करीब है, तो उन्होंने क्या कदम उठाया? 1945 के अंत में जब अंग्रेजों ने पतन को निकट, इमिनेंस ऑफ कोलैप्स देखा, तो उन्होंने संवैधानिक रियायतें, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस देकर इसे टालने की कोशिश की। मतलब कुछ अधिकार देकर मामले को शांत करने की कोशिश? हाँ, और वे इन रियायतों के खारिज होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर कांग्रेस या लीग ने उनकी पेशकश ठुकरा दी होती, तो एक जन आंदोलन शुरू हो जाता जिसे वे शायद नियंत्रित नहीं कर पाते। 1942 से भी बड़ा आंदोलन हो सकता था। तो बातचीत का सफल होना जरूरी था उनके लिए। हाँ,
क्योंकि बातचीत के टूटने की किसी भी स्थिति से बचना जरूरी था, इसलिए रियायतें सारगर्भित ऑफ सब्सटेंस होनी थीं। ऐसी रियायतें देनी थीं जो काफी हद तक कांग्रेस की मांग को पूरा करती हों। सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा था। और इसीलिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। और इसीलिए कांग्रेस की भारत छोड़ो, क्विट इंडिया की मांग और बड़े बहुमत के लोगों द्वारा इसका समर्थन करने की स्थिति में कैबिनेट मिशन 1946 में इंग्लैंड से भेजा गया। कैबिनेट मिशन, उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना पर बातचीत करना और सत्ता हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए मशीनरी को गति देना था। क्या ये 1942 के क्रिप्स मिशन जैसा था? नहीं, ये 1942 के क्रिप्स मिशन की तरह एक खोखला इशारा, एम्प्टी जेस्चर नहीं था। क्रिप्स मिशन, उनका इरादा तब तक रुकने का था जब तक वे किसी समझौते को सुरक्षित करने में सफल नहीं हो जाते। मतलब वो इस बार गंभीर थे। वास्तविकता ये थी कि वे असफलता का जोखिम, अफोर्ड फेलियर, नहीं उठा सकते थे। क्यों? असफलता का मतलब क्या होता? असफलता का मतलब होता या तो एक जन आंदोलन के सामने अपमानजनक आत्मसमर्पण, ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर, या फिर ब्रिटिश शासन के चरित्र में अर्ध आधिपत्य, सेमी हेजमोनिक से दमनकारी और निरंकुश, रिप्रेसिव एंड ऑटोक्रेटिक। और दोनों ही विकल्पों ने मंजूर नहीं थे। पहला तो हर कीमत पर टाला जाना था, दूसरा भी उस समय सत्ता में मौजूद लेबर सरकार, लेबर गवर्नमेंट या ब्रिटिश और अमेरिकी जनमत, जो अभी भी युद्ध के वर्षों के लोकतंत्र समर्थक और फांसीवाद विरोधी उत्साह से प्रभावित थे, को पसंद आने की संभावना नहीं थी। समझ गया। तो कैबिनेट मिशन एक तरह की मजबूरी थी जिसके सफल होने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन नतीजा तो काफी विरोधाभासी रहा है ना? हाँ, परिणाम कुछ हद तक विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी था। कैसे? यद्यपि अंग्रेजों ने एक संयुक्त भारत, यूनाइटेड इंडिया को सत्ता हस्तांतरित करने की राजनीतिक इच्छा व्यक्त की, कैबिनेट मिशन प्लान में तो संयुक्त भारत की ही बात थी। हाँ। लेकिन उन्होंने वास्तव में भारत को 2 देशों में विभाजित कर दिया, पार्टीशनिंग इंडिया। और हस्तांतरण शांतिपूर्ण भी नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। यद्यपि इसका उद्देश्य ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा वैध, लेजिटिमाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश से भारतीय और पाकिस्तानी हाथों में सत्ता का एक सहज, शांतिपूर्ण हस्तांतरण, स्मूथ, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होना था। हाँ। यह एक हिंसक और क्रूर प्रक्रिया, वायलेंट एंड ब्रूटल प्रोसेस साबित हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक। वाकई ये बहुत दुखद अंत था स्वतंत्रता संग्राम का। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा के बाद अगर हम मुख्य बातों को समेटना चाहें तो क्या रही जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? हाँ, कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, उपनिवेशवाद का पतन। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, खासकर 1945 से 1965 के बीच, एशिया और अफ्रीका में 50 से अधिक देश स्वतंत्र हुए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा, विनिवेशीकरण का अर्थ क्या है? मुख्य रूप से राष्ट्रवादी संघर्षों के कारण साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा बाहरी राजनीतिक संप्रभुता का समर्पण और स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। संघर्ष महत्वपूर्ण था। तीसरा, इसके प्रकार। हाँ, हमने 4 प्रकार देखे। श्वेत स्वशासन, औपचारिक स्वतंत्रता जैसे भारत, जिस पर हमने फोकस किया, नव उपनिवेशवाद और शासक बदलना। चौथा, इसके दृष्टिकोण या व्याख्याएं। 3 मुख्य दृष्टिकोण थे। राष्ट्रवादी, संघर्ष को मुख्य कारण मानना, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, विश्व युद्ध, शीत युद्ध, यूएसएसआर का दबाव, और घरेलू बाधाएं, साम्राज्य का बोझ बनना, आर्थिक संकट, जनमत। हमने देखा कि हर दृष्टिकोण की अपनी सीमाएं हैं, खासकर अंतिम वाले की यूरो केंद्रित प्रवृत्ति। पांचवा, विनिवेशीकरण का युग। हाँ, 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय और तेज होना। इसमें जापान की रूस पर जीत, दोनों विश्व युद्ध, महामंदी, इन सब ने भूमिका निभाई। छठा, फ्रांस बनाम ब्रिटेन। हाँ, हमने देखा कि ब्रिटिश रवैया अंत की स्वीकृति, राष्ट्रमंडल और राजनीतिक मॉडल पर जोर देने का था, जबकि फ्रांसीसी रवैया आत्मसातकरण, देर से स्वीकृति और सांस्कृतिक प्रभाव पर जोर देने का था। पर अंततः परिणाम समान रहा, साम्राज्यों का अंत। और सातवां, भारत की स्टडी। जी, भारत एक क्लासिक कॉलोनी था। यहाँ महान जन आंदोलन हुआ और इसका प्रदर्शन प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों का जाना अनिवार्य हुआ, जिसके पीछे राष्ट्रवादी दबाव, आईसीएस और सेना का कमजोर होना और अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू कारक थे। कैबिनेट मिशन एक मजबूरी थी, लेकिन नतीजा विभाजन के साथ स्वतंत्रता के रूप में निकला, जो दुखद था। और आठवां, इसका ऐतिहासिक महत्व। हाँ,
साम्राज्य का अंत उतना ही परिवर्तनकारी था जितना उसका उदर। यूरोप का कद घटा, तीसरी दुनिया उभरी। एरिक हॉब्सबॉम ने कहा है, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य धूल में मिल गए। आधुनिक साम्राज्यवाद का पूरा इतिहास केवल एक जीवन काल तक ही चला। एरिक हॉब्सबॉम, वाकई विनिवेशीकरण की एक कहानी जटिलताओं, संघर्षों, त्रासदियों और उम्मीदों से भरी है। एक पूरे युग का अंत और एक नई दुनिया की शुरुआत। और यूपीएससी की तैयारी के लिए इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल आधुनिक विश्व इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझने की कुंजी है, हाँ, बल्कि ये आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, उत्तर औपनिवेशिक चुनौतियों और नव औपनिवेशवाद की गतिशीलता को समझने में भी मदद करता है। इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ये सिर्फ परीक्षा के लिए तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इतिहास की गहरी समझ विकसित करना है। ये समझना है कि कैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतें दुनिया को आकार देती हैं। और कैसे आम लोगों के संघर्ष इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं, और कैसे अतीत की विरासत आज भी हमारे वर्तमान को प्रभावित करती है। हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुनें, यूनिट 13 के टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें, अपने नोट्स बनाएं, चीजों को आपस में जोड़कर देखने की कोशिश करें। और अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास में गहरी रुचि रखते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे विचारोत्तेजक लगा, या यदि आपके कोई प्रश्न हैं, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ऐसी ही गहन और जानकारीपूर्ण चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो घंटी का आइकन है, नोटिफिकेशन बेल, उसे भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।